हम फौजी हैं, हमारी आत्मा रो रही है, इस देश को नहीं बर्बाद होने देंगे। साथ दीजिए अपने बेटों का, सौगंध खाते हैं देश को बर्बाद नहीं होने देंगे हम, क्योंकि इन राक्षसों ने देश को इतना बांट दिया, आज देश बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। इसके लिए बहुत कुछ करने की आत्मा में है, अब साथ दीजिए, बस इतना ही कहूँगा। बाकी बोला नहीं, जरा मन भर के आ गया। बहुत हो चुका, देश के साथ बहुत अन्याय हो चुका है, बहुत अन्याय हो चुका है। भारत की जनता को आंसुओं की कदर है और इस देश से इन कपटी कायर क्रूर लोगों को खदेड़ने का काम होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाके घर देखो। मह्यो मनाधत सुमय बुद्धिम निवेश है निवशिष्यसि मय्यो अतूर्ध्वं न संशयः। जो फीड करेंगे वो ही बताएगा। बात जब शोषण की होती है तो इतिहास में और ये हाल फिलहाल में जो घटनाएं आती है उसी को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में और तमाम चीजें की हुई। स्वामी जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से कभी किसी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी मूछ रखने के लिए सर काट दिया जाएगा, कभी घड़े के पानी छू दिया तो उसके लिए मार दिया जाएगा, तमाम इस तरीके की जो, और ये सब कुछ होता है जाति आधारित, जाति के नाम पर, क्या कहेंगे आप इस पर? इसके मूल में बेटा कारण है अज्ञान, नासमझी के कारण आदमी के अंदर अहंकार और स्वार्थ के कारण आदमी इस तरह के कृत्य करता है। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने बुरा किया है उनके जाके घर देखो। जो लोग दूसरों को कमजोर या उनको असहाय या उनको हीन समझ करके उनके साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य करते हैं, वो निश्चित तौर पे हम उनकी निंदा करते हैं। और निंदा ही नहीं करते हैं, हम सरकार बना के ऐसे असामाजिक अराजक गुंडों को पनिश करेंगे, उनके लिए हम जेलों को गुरुकुल बनाएंगे। और जो वो शोषित, वंचित, पीड़ित, अशिक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत समाज है ना अपना, क्योंकि अपन 1500 साल से गुलामी के व्यूह में फंसे हुए हैं। अभी इस देश को पढ़ने की आज़ादी नहीं है जी, और अगर मान लो पढ़ने की आज़ादी भी है तो सच समझो क्या है। धरातल का सच ये है कि जो शिक्षक आज आपने निर्धारित किए हैं उनको ये भी वार्निंग है कि बच्चा को पढ़ाना नहीं है। क्या पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इनको मिड डे मील का वो जो चावल और रोटी खिलाते रहो और इनको फंसाए रहो भेड़ बकरियों की तरह। इनको यदि तुमने पढ़ा दिया तो तुम्हारी शराब कौन खरीदेगा? यदि उनको इन्हें बता दिया कि शराब कितनी नुकसानदायक है, यदि शिक्षक ने बच्चे को, विद्यार्थी को समझा दिया कि जो तुम्हारे पिताजी शराब पी रहे हैं, कोटे का अनाज बेच करके जो 5 किलो अनाज मिल रहा है ना इनका 81 करोड़ लोगों को, यदि उस शिक्षक ने ये बता दिया बच्चे को, विद्यार्थी को, अपने पिताजी से कहना कि वो शराब तुम्हारी किडनी गुर्दे खराब करती है, तुम्हारा सब कुछ बिक जाएगा, तुम अपनी किडनी का इलाज नहीं करा सकते हो, क्योंकि मेडिकल लॉबी का षड्यंत्र है, उसके साथ ये दलाल नेता और ये दलाल सिस्टम कंपैक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो शोषितों वंचितों को षड्यंत्र के तहत उन्हें रखा गया है। हाँ जी बेटा, यही सत्य है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यही भयंकर इंटरनेशनल षड्यंत्र है। यही इंटरनेशनल स्तर पे जो WHO एक तरफ तो कह रहा है कि 85% लोग कैंसराइज हो रहे हैं, समझ रहे बात को, और एक तरफ तुम्हारा सरकार यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, दूसरी तरफ जो गाय गौमाता के गोबर गौमूत्र से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, शुद्ध आहार का उत्पादन हो सकता है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। यदि हम देश के बेरोजगार युवाओं को कहें कि बेटा एक गाय जो गौशालाओं में आज भूखों मर रही है, एक गाय तुम ले लो, एक बैल ले लो और तुम कच्ची घानी का एक कोल्हू लगा लो, तेल बनाओ, 10 लीटर तेल निकलता है एक बैल से दिन भर में। एक गाय के गोबर से 10 एकड़ खेती होती है बेटा ऑर्गेनिक पैटर्न पे। सुभाष पालेकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। यदि इनकी नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो इस देश को अभी भी समृद्ध किया जा सकता है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत 12 आना आबादी को मारने का जो षड्यंत्र है, जहर खिला के जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए जी ऐसे है बेटा, साव से कह रहे हैं कि जागते रहना और चोर से कह रहे हैं कि घुस जाना। ये दलाली की मानसिकता का है हमारा प्रधानमंत्री। एक तरफ लाल किले की प्राचीर से ये क्यों नहीं बताते कि हम गायें क्यों कटवा रहे हैं? मोदी अगर 56 इंच का सीना रखते तो आज हम कैमरे पे कहते कि बताओ देश को कि तुम प्राणियों की, निरीह प्राणियों की हत्या का संविधान एथराइज करता है क्या? एक तरफ तो संवैधानिक तरीके से जीव जंतु कल्याण बोर्ड है हमारा, बोलो है कि नहीं? एक तरफ संवैधानिक तरीके से जीव जंतु कल्याण बोर्ड हमारा बना है जिसपे भारत सरकार के पास एक बजट है, और दूसरी तरफ इन्हीं निरीह प्राणियों को मारने का एक षड्यंत्र है, स्लॉटर हाउस को लाइसेंस है। ये दोगलापन जब तक रहेगा, लोग कहते हैं कि जो प्राणी उपयोगी नहीं रहे हैं उनको मार देना चाहिए। अरे एक बात बताओ, तो एक दिन तो ये मोदी भी अनुपयोगी हो जाएंगे, एक दिन तो ये भी बूढ़े हो जाएंगे, तो इनको क्या करना चाहिए? समुद्र में फेंकना चाहिए क्या
कि सेवा होनी चाहिए वृद्धों की। हमारा देश कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप निरीह प्राणियों की सेवा करने वाले एनिमल लवर हमको मिलते हैं देश भर में, हम परिव्राजक हैं। महाराज गीता कहती है संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुद्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत तेरता। भगवान कहते हैं साक्षात स्वयं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। संत कहते हैं कि जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं सुन, उनका चरित्र पढ़, उनका चरित्र अपना, सदा मन शुद्ध करने के लिए हमारे ग्रंथ कहते हैं क्या, मह्यो मनाधत सो मई बुद्धिम निवेश है निवशिष्यसि मयो अतूर्ध्वम न संशयः। भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता है, भगवान का चलता फिरता यही रूप है। प्राणी मात्र में भगवान है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ये कौन होते हैं नेता की औलाद? जो मंदिर ये मस्जिद कौन की होते लड़ाई हैं नेता? की इन नेताओं को किसने अथॉरिटी दी दूसरे की जिंदगी से खेलने की? हम पूछना चाहते इस मूर्ख नेतृत्व से, हम पूछना चाहते एक परिव्राजक होने के नाते कि निरीह प्राणियों को, क्या आदमी को भर जीने का अधिकार है बेटा? क्या मछलियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुर्गियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या बकरियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या नीलगायों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या निरीह प्राणियों को जीने का हक नहीं है? आदमी छीनेगा उनकी जिंदगी? यदि आदमी उनकी जिंदगी छीनता है तो नेचुरल जस्टिस के आधार पर आदमी को हार्ट अटैक, कैंसर, बीमारियां मार देती हैं। मार देती कि नहीं मार देती? इसलिए बेटा कोई इस धोखे में ना रहे कि हम आदमी भर को यह धरती बनी है। आदमी की सृष्टि से पहले वनस्पति जगत का निर्माण हुआ, वनस्पति जगत के साथ जीव जगत का निर्माण हुआ। आपका केंचुआ जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करता है, धरती का पेट भरता है पानी से, उस केंचुए को भी आदमी ने पेस्टिसाइड डाल के मार दिया। आदमी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, पूरा एनवायरमेंट बिगाड़ दिया, पूरा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी नाश कर दी। ये आदमी है कि शैतान है? इसलिए हम चाहते हैं कि ज्ञान की ज्योत जले और हो जाएं लोग भले। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि विद्या का विकास हो, शिक्षा नीति पर खास काम होना चाहिए। लोगों की समझ के विकास की जरूरत है, ना कि हमको एक कॉर्पोरेट द्वारा ये सरिया सीमेंट के द्वारा जो विकास हो रहा है ये विकास नहीं है। इससे पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, पेड़ नष्ट हो रहे हैं, धरती उद्विग्न है, धरती नष्ट हो रही, नदियां सूख रही, नदियों को गटर बना दिया। तुम यमुना का दिल्ली में एक चुल्लू पानी पी सकती हो क्या? यमुना को गटर बना दिया। हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ लाइन थी गंगा यमुना, इसका क्या हुआ? नेचर का क्या हुआ? नेचर को नाश कर दिया, एनवायरमेंट बिगाड़ दिया, हवा प्रदूषित कर दी। आपके लंग्स में जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये क्या विकास है बेटा? एक एक आदमी की जिंदगी आधी हो गई है, बच्चे बीमार हैं, युवकों के अंदर बीमारियां हैं, आंखों में जलन होती है। सुबह जब अपन टंग क्लीनर जीप को साफ करते तो क्या निकलता है? बलगम के साथ काला काला निकलता कि नहीं निकलता? ये विकास है क्या? इसलिए चलो गांव की ओर, चलो गाय की ओर, चलो प्रकृति की ओर। प्रकृति हमारी सुखदाता, भारत सरकार सुखदाता नहीं है। ये सिर्फ धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन कराने के लिए भारत सरकार अनुशासन और मर्यादा की रक्षा के लिए काम करे, लेकिन ये करप्ट लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये मर्यादाओं की रक्षा के लिए काम करें। इसलिए प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती, पानी, गौमाता, इसलिए आवश्यकता है कि हम संवैधानिक तरीके से इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए जो नीतियां हमको बनानी है। क्या निरीह प्राणियों को मारने का कोई अथॉरिटी है आदमी के पास? क्यों मारेगा आदमी? तो आदमी भर को जीने का अधिकार है क्या? आदमी जिसके बल पर जिंदा है, यदि उन घटकों को तुमने नष्ट कर दिया तो आदमी तो बिना मौत का मर जाएगा बेटा। मैं अपना नंबर देता हूं 9005764468। पूरी धरती पर मनुष्य को मनुष्य के रूप में विकसित होने दिया जाए। शैतानों, चंडाल चौकड़ियों, दलालों, अपना झोला उठाओ, भाग जाओ। इस देश में सती, संत, सूरवीर, विद्वान आ चुके हैं। वंदे मातरम। एक सवाल पूछूंगी। आज के समय में भारत जो है दो गुटों में बटा हुआ है, हिंदू मुसलमान। कोई हिंदुत्व की रक्षा कर रहा है, कोई मुसलमान की रक्षा। मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी इस पर क्या तैयारी है? आप इसको लेकर किस तरीके से समाधान करेंगे? बेटा मैं एक सैनिक हूँ, और सैनिक के अंदर ना हिंदू के प्रति कोई होता है ना मुसलमान, एक मानवता के प्रति हमारा होता है। अगर हम मोर्चे पे, बॉर्डर पे खड़े हैं, एक मोर्चे पे मान लिया मेरे मुसलमान भाई हो, एक पे हिंदू हो, अगर गोली हिंदू को लगेगी तो बगल में खड़े हुआ मेरा मुसलमान भाई मेरी हिफाजत करता है। मेरा गांव से भाई नहीं आता, मेरा पिताजी नहीं आता, मेरा खून के रिश्ते का कोई भाई नहीं आएगा, मेरे बगल में खड़ा हुआ मेरा मुसलमान भाई मेरी हिफाजत करता है। अगर गोली मुसलमान भाई को लगेगी तो उसकी हिफाजत मैं करूँगा, हिंदू करेगा, यानी कि उसका भाई गांव से नहीं आएगा। यानी कि हमारा जो रिश्ता होता है सेना में, वो खून से भी गहरा रिश्ता होता है। खून का रिश्ता सबसे बोलते हैं सबसे गहरा रिश्ता होता है, और सैनिक का वो खून से भी गहरा रिश्ता होता है। इसलिए हम मानवता के नाते आ रहे देश में। हमें राजनीति का शौक नहीं बेटा, बिल्कुल आत्मा भराई हमारी इस देश को बचाने के लिए हमारे इतनी है कि देशवासियों अपील है आप लोगों से, आप इस देश को बचा लीजिए, साथ दीजिए अपने बेटों का। सौगंध खाते हैं देश को बर्बाद नहीं होने देंगे हम,
क्योंकि इन राक्षसों ने देश को इतना बांट दिया, आज देश बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। इस देश में अगर गृह युद्ध होगा बेटा, नेता नहीं मरेगा, और चिंगारी कौन दिखा रहा है? देश का नेता दिखा रहा है। इसलिए मेरी विनती है भाइयों, हमारा किसी का कोई द्वेष नहीं है, सिर्फ द्वेष ये नेता करवा रहे हैं पैदा। मेरी विनती है, जैसे पिक्चरों में सीन होता है ना, इन गद्दारों के साथ वो हाल होना चाहिए। इनको ऐसा दौड़ा भगाओ अपने गांव से, अपने गांव में मत घुसने दो। अगर सौगंध आपको अपने माँ बाप की, इनको अपने गांव में मत घुसने दो। इन गद्दार ने तो सारी पार्टियों ने देश का सर्वनाश किया है, मत घुसने दो। अगर देश को बचाना चाहते हो तो हम फौजी हैं, हमारी आत्मा रो रही है, इस देश को नहीं बर्बाद होने देंगे। ये हम सौगंध खा के आए हैं, बॉर्डर पर रह करके भी हमने देश को बचाया है, पूरी जवानी देश के नाम पर की है। और अभी भी बच्चे दोनों सेट हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी। हम राजनीति नहीं करने आ रहे बेटा, हम देश नीति करने आ रहे हैं, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं विनती करता हूँ, आप साथ दीजिए, अपने बेटों का साथ दीजिए, इस देश को उस ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। मैं एक छोटी सी बात करूँगा, गरीब आदमी के घर में, मैं गाँव में रहता हूँ, जिनको हम जो छोटी जातियाँ बोलते हैं, उनके बच्चे बेचारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल में हाथ में कटोरा दे दिया। एक नादान उम्र में बच्चा जो 5-7 क्लास का 10 साल का होता है, उसकी मानसिकता 11 बजे घंटी बज जाती है, जो खिचड़ी होती है उसके लिए। पढ़ाई में तो दिमाग लगेगा नहीं इस बेचारे का। जो शिक्षक हैं उनको खिचड़ी बनाना, खिचड़ी खिलाना उनका काम यह है, पढ़ाई छूट गई है। उन गरीबों के बच्चे, आप बताइए, गरीबों के बच्चे कैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वालों का मुकाबला करेंगे? कैसे उनके साथ में कंपटीशन फेस करेंगे? उनको कहाँ जॉब मिलेगी? वो बेचारे गरीब के गरीब होते हैं, मजदूर बनते हैं। ये सैनिक हैं, हर व्यक्ति को बराबर की शिक्षा देंगे, हर बच्चे को, गरीब के अमीर के सभी के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, मंत्रियों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। ये हम यकीन दिलाते हैं, सभी के बच्चों की एक साथ शिक्षा होगी। और देश में बहुत सारी हम ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि हम तो सैनिक रहे हैं, हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने में जाते हैं, ट्रेन दिन रात चलती है, पूरे जंगल पड़े हैं। क्या उन गरीब भाइयों को अगर उन जंगलों में से काट करके ज़मीन को लेवलिंग करके अगर उनको 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन दे दी जाए, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है क्या देश में? है, उनको अधिकार नहीं है क्या? अगर उनको नौकरी नहीं मिलती, नहीं क्योंकि शिक्षा उनकी ठीक नहीं है, वो बेचारे करें तो करें क्या? जो अमीर है उनके पास तो जमीन है, पैदा होते ही एक आदमी तो लैंडलॉर्ड है, हर एक आदमी पैदा होते ही बेचारा भिखारी है। ये अन्याय है देश में अन्याय। चिंता मत करिए, अगर भाइयों को आप मौका देंगे, कॉर्पोरेट को तो दे दी जमीन, ठीक है, सारी जमीनें कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, जंगल की जमीन कॉर्पोरेट को दे सकते हैं, तो गरीबों को क्यों नहीं दे सकते? इसलिए बहुत कुछ करना देश में बाकी है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा बेटा। सर, आपसे सवाल है, क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? क्योंकि मोदी जी का वादा है 400 के पार, दूसरी तरफ कही ये जा रही है अगर ईवीएम रहा तो मोदी को हटाना नामुमकिन है। क्या कहेंगे, किस तरीके से हटाएंगे? देखिए बेटा, ये जो है ईवीएम तो एक खेल है, ये तंत्र है, मानव द्वारा निर्मित किया गया तंत्र है। इसको तो जैसा फीड करेंगे वैसा होगा। ये देश के अंदर अगर ये इससे चुनाव होगा तो मोदी को कोई हटा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, वो 100% बनेगा। इसलिए मैं तो देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक नागरिक इस ईवीएम मशीन का विरोध करे, क्योंकि राष्ट्रपति जी का भी तो चुनाव हुआ है, क्या वो ईवीएम के द्वारा हुआ है? नहीं हुआ। हम है जी, हाँ, ईवीएम तो एक यंत्र है, इस बात को मैं बिल्कुल सबूत के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस यंत्र को किसी प्रकार से भी जो फीड करेंगे वो ही बताएगा। जिस प्रकार चुनाव आयोग तो मानने से इनकार करता है, हटाने से भी इनकार करता है। देखो बेटे, अगर जो ये चुनाव आयोग में ये भी मुझे लग रहा है कि हमारे देश की जो सरकार चल रही है उसका ही क्या नाम ये कि नुस्खा अपनाया गया है, और उसको जो है, नहीं तो DY चंद्रचूड़ जी थे, उनको क्यों बदली किया गया? उनको देनी थी जिम्मेवारी, क्योंकि वो इनके बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और इसीलिए उनको हटा दिया और दूसरे को लिया है। हमारे देश में बहुत गलत काम हो रहे हैं, क्योंकि ना तो इन्होंने शिक्षा है, आज जितने भी शिक्षण संस्था है वो सभी के सभी तो इन पूंजीपतियों के हाथ में चली गई, इसलिए शिक्षा बहुत महंगी होगी, और आम गरीब आदमी को तो उसको शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। उनके स्वास्थ्य के देखो, प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी हमारे देश की सरकार का जिम्मेवारी है, होना चाहिए, लेकिन वो जो है नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में देखो तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मेडिसिन नहीं है, वहाँ मतलब सब अस्त व्यस्त है। तो किस लिए, कैसे, जब सरकार
इन कामों को पूरा नहीं कर सकती, सब कुछ शोषण पर लगी हुई है, तो भारत के नागरिकों का हाल बुरी दशा पर तो होगा ही होगा। तो आपने आंखों में आंसू देखा और साफ हाथ जोड़कर इन्होंने कहा कि अगर अपने देश को बचाना है तो फिर साथ दीजिए, और इससे बड़ा अपील और कुछ नहीं हो सकता कि एक फौजी हाथ जोड़ रहा है और रो रहा है अपने देश के हालात पर, जिस तरीके से कॉरपोरेट के हाथ में सारे जंगल के जमीन जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री महंगी महंगी सूट बदलते हैं, अमीरों वाले खाने खाते हैं और गरीब के पास भूखमरी के कगार पर देश आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, भले सरकार इसे माने ना। यही सच्चाई है। मैं अपने भाई सूबेदार वीर सिंह चौहान जी को मैं इनको सांत्वना देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। पूरे देश के अंदर इन्होंने क्रांति का दौर ला करके खड़ा किया। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो काम किया था, मेरे भाई वीर सिंह चौहान जी उस काम को करने में सक्षम है और कर रहे हैं, और इन्होंने वो बेड़ा उठाया, इसलिए इनकी सहन शक्ति बहुत है। मैं इसकी सहन शक्ति के लिए दावत देता हूं और इनको सांत्वना देता हूं कि भाई हिम्मत रखिए। बिल्कुल जी, इनकी सांत्वना देने के लिए 24 घंटे साथ में कौन रहता है ये बताओ। सांत्वना देने के लिए हमारे स्वामी जी महाराज जी हैं, श्री दयाशंकर परिव्राजक जी, ये हमेशा साथ रहते हैं और ये कई वर्षों से इनके साथ हैं। इसीलिए सूबेदार वीर सिंह चौहान जी का जो कदम है एक आगे से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। प्यारे देशवासियों, देखिए हम संतों की सानिध्य से चल रहे हैं। महाराज जी दयाशंकर जी हमारे साथ में 1% भी गलत नहीं करेंगे, ना गलत हम करेंगे। हमारा आचरण बिल्कुल सत्य है। देश के लिए बहुत कुछ करने की आत्मा में है, आप साथ दीजिए, बस इतना ही कहूँगा। बाकी बोला नहीं, जरा मन भर के आ गया। बहुत हो चुका देश के साथ, बहुत अन्याय हो चुका है, बहुत अन्याय हो चुका है। अब और नहीं सहेंगे हम, बस इतना ही है, अब और नहीं सहा जाएगा, बहुत हो चुका है। बिल्कुल महाराज जी हिम्मत पूरी, हम तहलका मचा देंगे। बस आत्मा रो रही है। भारत की जनता को आंसुओं की कदर है, भारत की जनता को आंसुओं की कदर है, क्योंकि जनता जनार्दन है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, जिसको हम राम कहते, कृष्ण कहते, नारायण कहते, भगवान कहते, अल्लाह कहते, गॉड कहते, सब नाम उसी एक परमात्मा के हैं। ये जनता ही जनार्दन है। इसी जनता में से न्यायवादी लोग खड़े होकर के आपका साथ देंगे और इस देश से इन कपटी कायर क्रूर लोगों को खदेड़ने का काम होगा। इसी 24 में होगा, इसी 24 में होगा। इस देश को बचाएगा परमात्मा का न्याय। जी हाँ, बचाएगा। कल बेटा मेरे पास में अनेकों फोन आते हैं, दिन रात फोन आते हैं, इतने लोगों के फोन आते हैं। मैं अभी भी मेरे मोबाइल में उसका मैंने रिकॉर्ड किया। इतनी बुरी तरह से बिलख रहे हमारे भाई कि फौजी भाइयों, बाप की बात सुन के मतलब इतनी रोए कि मैं क्या बताऊं, मैं खुद रो रहा था। उनकी बात सुन के मैं तो अपनी आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। इतनी माताओं के फोन आ रहे, ये देश इतना बिलख रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये हिम्मत जुटाई है। हमारे राजनीति से क्या लेना देना, मैं तो पेंशन पा रहा हूँ, आराम से फौज की नौकरी करिए, ज़िंदगी भर अपने परिवार से दूर रहा हूँ, गाँव से दूर रहा हूँ, हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर कुछ आए हैं तो आप अपने बेटों पर विश्वास करिए, साथ दीजिए, बस इतना ही विनती है। हमारे मन में कोई पाप नहीं है, कोई काला नहीं है, हर आदमी खुशहाल रहेगा। बस देख लो मेरे भारत के नागरिकों, देख लो, अब भी संभल जाओ। इस भारत को दोबारा से आजाद कराना है इन नेताओं से, काले नेताओं से। तो आप जाग जाइए, इन गुलामी की मानसिकता से परे हट जाइए और अपनी शिक्षा को अपनाइए, अपने देश को बचाइए, सैनिकों का साथ दीजिए। भारतीय जवान किसान पार्टी आपके सामने दूसरा स्तंभ खड़ा हो चुका है। इसलिए आपको सभी को जागना है और एक दूसरे सैनिकों को जगाइए, अपने भाइयों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी को जगाइए और सभी मिल करके भारतीय जवान किसान का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।